हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज का टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की 3 मार्कर्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज हम मेंस के टॉपिक देख रहे हैं। यहाँ पर हम एनर्जी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। 5.1 से लेकर 6.6 तक पूरा मेंस कवर है इसमें, और साथ में करंट भी अपडेट है। करंट अपडेट का मीन्स जो भी करंट से टॉपिक बनते हैं एनवायरनमेंट या एनर्जी से रिलेटेड, वो भी इसमें कवर किए गए हैं। जो भी लोग चाहें वो मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं और नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 2019 का ही सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन क्योंकि 2020 का जो सिलेबस है अगर आप देखें तो सिर्फ 2019 के 3 से 4 ही टॉपिक 2020 के सिलेबस में हैं। इसीलिए 2020 का जो अपडेटेड सिलेबस है उसका मैं अलग से वीडियो और उसके अलग से नोट्स बनाऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ 2019 मेंस के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल 2019 का मेंस देने वाले हैं। तो और जो वीडियो है इसमें 5.1 अलग से है, 5.2, 5.3, हर पॉइंट जो है यूनिट है अलग अलग है, और उसके क्वेश्चन जो हैं 5, 6, 11, 15 वो भी अलग अलग हैं। तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी उसको सेपरेट करने में, क्योंकि ऑलरेडी ये सेपरेटेड नोट्स हैं। ऐसे नोट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट, परंपरागत और गैर परंपरागत में अंतर, कि परंपरागत क्या है और गैर परंपरागत क्या है। बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है आप लोग को जब ये एग्ज़ाम में परंपरागत की जगह अनवीकरणीय के नाम से आ जाता है क्वेश्चन, या फिर क्षय ऊर्जा। तो याद रखिए ये तीनों नाम जो हैं वो एक ही के हैं। परंपरागत की पूछें या अनवीकरणीय पूछें या क्षय ऊर्जा, ये एक ही चीज़ को डिफाइन करते हैं। दूसरा अगर पूछें गैर परंपरागत, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा, तो ये तीनों भी एक ही नाम है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, वैसे ही ये एक चीज़ के 3 नाम हैं। अब होते क्या हैं परंपरागत स्रोत, इनके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं वो देखते हैं हम। कोयला, पेट्रोलियम, शैल गैस, ताप विद्युत, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन। ऐसे ही गैर परंपरागत या नवीनीकरणीय अक्षय ऊर्जा में हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास या तरंग ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोडीजल गैस। तो ये क्या हो गया, परंपरागत और गैर परंपरागत किसके अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं या कौन से चीज़ें आती हैं। हम एक बड़ा क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैंने इस बार जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, नोट्स बनाए हैं, उनके आगे मैंने पहले ही ये लिख दिया है कि 2016 या 15 या 14 में ये क्वेश्चन किस साल आया था, कितने शब्दों में आया था, वो दोनों चीज़ें इसमें हैं। तो आपको बिल्कुल परेशानी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे समझें कि किस में कौन सा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन था हमारा, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। या ये क्वेश्चन 2018 में आया था, तब पहले 16 में 100 शब्दों में पूछा गया, और 18 में ये 300 शब्द में पूछा गया। तब क्वेश्चन आया था, ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए, उनमें से किन्हीं 3 का विस्तृत वर्णन करें। ये 2018 में आया था। अब हम इसका आंसर किस तरह से फ्रेम करेंगे मैं आपको बताती हूँ आगे। ऐसे स्रोत जिनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परंपरागत रूप से ना किया जा रहा हो, इन स्रोतों के प्रयोग करने की तकनीक हाल ही में प्रयोग में आए हों। भारत में ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मुख्य रूप से हैं। अब गैर परंपरागत जो स्रोत हैं वो क्या होते हैं, यहाँ देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ से हमें गैर परंपरागत ऊर्जा प्राप्त होती है। हाइड्रोजन से, पवन हवा से, सूर्य जल विद्युत से, शैल गैस, जैव पदार्थ, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा से। अब बोला था कि इन 3 को डिफ़ाइन करना है, तो हम यहाँ पे कुछ डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, अब हमें उसमें पॉइंट क्या लिखना है, हर चीज़ कवर होनी चाहिए। तो सौर ऊर्जा के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, सर्वोत्तम दशा राजस्थान में है, मतलब सबसे उपयुक्त स्थान अगर भारत की बात की जाए तो राजस्थान में है सौर ऊर्जा के लिए, कि वहाँ पे सौर ऊर्जा का जो
परसेंटेज है वो ज़्यादा है। सूर्य की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करके हम सौर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसे बिजली प्राप्त कर सकते हैं। सौर ताप को भाप में परिवर्तित करके। नेक्स्ट, सौर प्रकाश या वोल्टेज तकनीक द्वारा सूर्य प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट, फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल अधिक संख्या में जोड़ने पर सोलर पैनल बनाते हैं। आप जानते होंगे कि जो सोलर पैनल हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हैं, इससे बिजली भी सेव हो रही है। गांव में अगर इसका यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बिजली की भी बचत होगी और मतलब ये प्राकृतिक नेचुरल है, ये सोर्स ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो सोलर पैनल बनाते हैं जिनसे विद्युत का निर्माण होता है। जो सोलर पैनल है ये सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा। सेकेंड, पवन ऊर्जा शीर्ष उत्पादक राज्य, हम वैसे ही कंटेंट रखेंगे जैसे हमने सौर ऊर्जा में रखा था। तो पवन ऊर्जा शीर्ष उत्पादक राज्य तमिलनाडु। तटीय राज्यों में पवन ऊर्जा विकास की पर्याप्त संभावनाएं। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की सबसे बड़ा हिस्सा पवन ऊर्जा है। पवन चक्कियां लगाकर पवन ऊर्जा का दोहन संभव है। गुजरात में मांडवी सबसे बड़ा। अब हमको यहाँ पर ये भी बताना है कि शीर्ष उत्पादक क्या है। हम करंट डाटा जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे हमारा क्वेश्चन सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड डाटा सभी लिखेंगे पर आप जब करंट डाटा डालेंगे तभी तो आपको एग्जामिनर बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स देगा। तो करंट डाटा डालना ज़रूरी है जो क्वेश्चन में डिमांड है। तो पवन ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक राज्य तमिलनाडु है और सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है पवन ऊर्जा का, गैर परंपरागत का। ठीक है, पवन चक्कियाँ लगाकर पवन ऊर्जा का दोहन संभव है और गुजरात में मांडवी जो है वो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का केंद्र है। आगे चलते हैं हम, ज्वारीय ऊर्जा। सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्रों तथा महासागरों में ज्वार उठते हैं। ज्वारों में स्थितिज और गतिज ऊर्जा को बिजली बनाने हेतु प्रयोग करते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में संभावना है इनकी, कुछ क्षेत्रों में संभावना है। क्यों? थोड़ा महंगा है, इसके लिए बड़े बड़े यंत्र लगाने पड़ते हैं और अभी प्रचलन में नहीं है ये लोग। कोई भी नई चीज़ होती है उसको क्या है, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पब्लिक हो वो सडनली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये महंगे यंत्रों के कारण अभी प्रचलन में नहीं है, बट हमारे यहाँ पे इसका भी कुछ क्षेत्रों में संभावनाएं हैं। अगर हम इस फील्ड में काम करेंगे तो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, बायोमास। जानवरों तथा पेड़ पौधों के बचे हुए कचरों से गैस बनाई जाती है। गैस बनाने के बाद जो बच जाता है वो खेतों की उपज बढ़ाने हेतु अच्छी खाद हेतु उपयोग में लाया जाता है, खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है। बायोमास, आजकल देख रहे होंगे आप लोग बायोमास गैसेस भी चल रही हैं। गैर पारंपरिक स्रोत क्लीन फ्यूल है, यानी ये प्रदूषण नहीं करते हैं, ना ये कभी ख़त्म होंगे। जो गैर पारंपरिक स्रोत है, अब हमने क्वेश्चन लिख लिया, आखिर में हमें उसे कंक्लूड भी करना पड़ेगा ना। ऐसे क्वेश्चन में कंक्लूजन ज़रूरी है, एक छोटी सी भूमिका बनाना जो पूछा है वो, और लास्ट में कंक्लूजन। तो गैर पारंपरिक स्रोत क्लीन फ्यूल है, यानी ये प्रदूषण नहीं करते हैं, ना यह कभी ख़त्म होंगे। अनुसंधान व नवीन तकनीकें खोज की जा रही हैं जिससे निपुणता से इनका प्रयोग किया जा सके। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम सेकेंड। उपयोगिता या हानियाँ, भविष्य में इसकी संभावनाएं। 300 शब्दों में हम इसे लिखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, विकास की स्थिति, उपयोगिता, हानियाँ तथा भविष्य में संभावनाएं। अब जो ये क्वेश्चन है ना, हम यहाँ पे अभी 5.1 में भी पढ़ रहे हैं और आगे की यूनिट है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों यूनिट का एक कॉमन क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास, ऊर्जा स्रोतों का विकास आवश्यक है क्योंकि यह पर्यावरण के विनाशक नहीं है। इनमें ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं हैं। 1982 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग।
पृथक मंत्रालय की स्थापना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय। उत्पादन 2019 तक 8633 मेगावाट क्षमता। देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता का 22% है। 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत हुई। अब देखिए यहाँ पे भी हमने करंट डाटा को हमने इंक्लूड करते हैं। हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप फैक्ट पे ज़्यादा काम कीजिए। जब जितने फैक्ट होंगे क्वेश्चन उतना, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सभी लोग लिखेंगे ना कि गैर परंपरागत ऊर्जा जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा में ऐसी चीज़ें आती हैं। तो हमको क्या है, फैक्ट डालना है कि 1982 का 2019 का डाटा क्या है, अभी 2010 में इसके लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई है ना, वो सब उत्पादन में डालना है हमें। 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन लक्ष्य। अनेक सोलर वैलियों का निर्माण आदेश। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। अब बात करते हैं आगे, शीर्ष उत्पादक कौन है देश। चीन है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पर यूएसए और थर्ड पर जर्मनी है। पवन ऊर्जा उत्पादन शीर्ष राज्य की बात करें अगर हम भारत में तो कौन है, तमिलनाडु है। प्रमुख क्षेत्र गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं क्षेत्र में। उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्मा समूह जो है वो है मुपमंडल कन्याकुमारी के समीप। मुपमंडल कन्याकुमारी के समीप सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी, गुजरात में। आगे बात करते हैं विकास की स्थिति। यहाँ पर है कि भविष्य में अगर देखा जाए तो जो ये अक्षय ऊर्जा है इससे रिलेटेड हम कौन कौन सी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे इसको बढ़ावा मिलेगा। तो देखते हैं विकास की स्थिति। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, इरडा, ये पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। आगे पॉइंट्स देखते हैं। 18 दिसंबर 2014 समग्र ऊर्जा नीति, अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई। सौर पार्क उद्योग व सौर ऊर्जा ग्राम घोषित कर सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाना। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना, ये एशिया की सबसे बड़ी है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही इसके बारे में हमारे शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी हुई है। तो ऐसे करंट के डाटा को हमें ज़रूर से ज़रूर अपने क्वेश्चन में इंक्लूड करना चाहिए। बात करते हैं 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता को गति प्रदान करता है। नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक तैयार किया जा रहा है मंत्रालय द्वारा। सौर ऊर्जा हब बनाने हेतु मेक इन इंडिया कार्यक्रम में घरेलू उत्पादकों का प्राथमिकता दी जाएगी। 1000 वॉट वाली ग्रिड कनेक्टिंग सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना के लिए सरकारी सहायता या अनुदान। पवन सौर ऊर्जा उत्पादन के वर्तमान लक्ष्य 80 गीगावाट को वर्ष 2022 तक 2 गुने से भी ज़्यादा 225 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उपयोगिता एवं लाभ। हर चीज़ की उपयोगिता होती है, बिना उपयोगिता के हम कोई काम नहीं करते हैं। तो इसकी भी क्या उपयोगिता है वो देखते हैं हम, इससे क्या लाभ होगा। सतत ऊर्जा व पर्यावरण को कम हानि होगा। समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। नवीकरणीय व वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा इससे। पारंपरिक ईंधन के बढ़ते खर्च पर नियंत्रण होगा। विश्वव्यापी उष्णता तथा अम्लीय वर्षा और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में पर्यावरण सहायक होगा। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य का एक विकल्प होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन लाभ हानि तक 300 नंबर में क्वेश्चन है पूरा। आप अगर ये क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स से पूछा जाए, सिर्फ हानियाँ पूछी जाएंगी, लाभ पूछे जाएंगे या उपयोग 100 नंबर में, 3 मार्कर में आएगा तब भी आप लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर पार्ट्स में भी तोड़ दें आप तो भी 100 मार्क्स के जो 100 वर्ड्स के जो क्वेश्चन हैं वो 3-4 फ्रेम हो रहे हैं इससे।
ये बड़ा क्वेश्चन इसलिए बनाया है ताकि छोटा आएगा तो आप इसमें से ब्रेक करके कंप्लीट कर लेंगे। बात करते हैं हानियाँ या कमियाँ या इसकी समस्याओं की। बड़े पैमाने पर धन भूमि की आवश्यकता, नवीन तकनीकों के कारण महंगा, भंडारण व वितरण में कठिनाई, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन होने से टकराव, मौसम व जलवायु पर निर्भरता, ई वेस्ट निपटान की समस्याएं, अस्थिर स्वरूप, ग्रिड से समायोजन में समस्याएं, तकनीकों का पूर्णतः व्यावहारिक उपयोग न होना, भारी निवेशों की आवश्यकता, जागरूकता का अभाव, परंपरागत स्रोतों से भावात्मक जुड़ाव। देखते हैं इसकी भविष्य की संभावनाएं कि भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं। भविष्य की संभावनाएं मतलब अगर हम इसको अपने यहाँ एमपी की बात करें या इंडिया की बात करें, इस तरह की टेक्निक्स को अगर लेकर आते हैं तो कितनी सक्सेसफुल रेट मिलेगा हमें इसे, और हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। बात करते हैं भविष्य की संभावनाएं। भौगोलिक स्थिति एवं कर्क रेखा के मध्य में स्थिति के कारण सौर ऊर्जा की व्यापक संभावना। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण ऊर्जा की व्यापक संभावना है। ग्रिड प्रणाली से नहीं जुड़ा हुआ है अभी, तो अतः वहाँ इसे पहुँचने की संभावना है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वो विद्युतीकरण ग्रिड प्रणाली से नहीं है। आप भी जानते हो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बिजली की समस्या है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, वो हमको परंपरागत स्रोत जो है उनसे भावात्मक जुड़ाव है, इसीलिए हम क्या है गैर परंपरागत स्रोतों को अपना नहीं पा रहे हैं, पर इसकी संभावनाएं भविष्य में हमें बहुत बड़ा लाभ देने वाली हैं, तो हमें इन्हें अपनाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए। खासकर स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्थानों, सिंचाई आदि क्षेत्रों में इसके व्यापक उपयोग की संभावना। 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है हमने, कब तक, 2022 तक। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस के लिए और भी वेल फ्रेम्ड आंसर्स के लिए इसके अगर पूरा पीडीएफ नोट चाहिए आपको तो आप मुझसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से ये सभी नोट जो है वो कंप्लीट है। मैंने देखिए हर यूनिट का अलग बनाया, जैसे 5.2 है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऊर्जा प्रबंधन मुद्दे और चुनौतियाँ। तो 5.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने अलग से फ्रेम किए हैं। मोस्ट ऑफ जितने हैं मैंने उन सभी को इस तरह अलग अलग कैटेगराइज किया है ताकि आपको दिक्कत हो। जैसे 5.3 वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो मेरे पहले की वीडियोस देख लें कि इसका प्रोसेसिंग क्या है और कैसे आपको ये सब नोट्स मिलेंगे। मेरे मोस्ट ऑफ वीडियोस में ये डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। बाकी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स।